जिसने इसकी आना पर वार किया था और इसकी इतनी सालों से बनाई गई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। इसे बाजुओं में उठाए कमरे में लेकर आया और इसे कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया। झंझोरते हुए इसे उठाने लगा, लेकिन इसे कोई होश नहीं आ रही थी। ना जाने कितने घंटों बाद जब एमन को होश आई तो वो डरती डरती हुई कमरे को देखने लगी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। अगले ही लम्हे इसे यूं महसूस हुआ जिसकी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर कपड़े भी मौजूद ना हो। ये देखकर इसके चेहरे पर पसीना आने लग गया। वो अपने कानों पर हाथ रखती चीखने लगी, अलवास खानजादा, तुम्हें हर चीज का हिसाब देना होगा। निकालो मुझे यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। निकालो। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो शख्स वहां से निकलने वाली कहाँ थी। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सामने से आने वाली तेज रोशनी से इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी आंखें चंधिया गई हों। इसने कमरे की लाइट ऑन की और अपने सामने अलवास खानजादा को देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगी, अलवास खानजादा, मुझे आज़ाद कर दो। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये कहकर बोलने लगी थी, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी हालत को देखकर इसके चेहरे पर पसीना आने लगा, आंखों में आंसू बहने लगे। वो एक लम्हे के लिए कमजोर पड़ चुकी थी। इसके साथ ही ये सब कुछ किया जा चुका था। वो हंसता हुआ इसके करीब आया और कहने लगा, एक सियासतदान से तुमने पंगा लिया है और तुम्हें मालूम है कि सियासतदान कितनी खराब चीज होती है। और तुमने मुझे चैलेंज दिया था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सिर्फ अकेला तुम्हारे इस हसीन वजूद को नहीं रोंदूंगा, बल्कि जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा दुनिया देखेगी। ये कहकर वो इसकी तरफ देखे जा रहा था। वो नफी में सर हिलाती हुई कहने लगी, नहीं अलवास खानजादा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इसके बदलते हुए रवैये को देखकर इसके इरादे भांप चुकी थी। घबराती हुई कहने लगी, ये तुम्हारा हसीन वजूद रूंधा जाएगा। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हें बल्कि मेरे दोस्तों को भी खुश करना होगा, ताकि तुम्हें पता चले सियासतदान से पंगा लेने का कितना भयानक अंजाम होता है। इस मासूम सी लड़की को वजूद देखता हुआ हंसते हुए बोल रहा था। वो खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने ही थी। अलवास खानजादा, तुम पछताओगे, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। वो हंसता हुआ कहने लगा, रस्सी जल गई पर बल नहीं किया। अभी तक वैसी ही अकड़ है तुम्हारे अंदर। ये कहकर वो चलता हुआ इसके करीब आया और इसकी गाल को सहलाता हुआ कहने लगा, बहुत ज्यादा अकड़ दिखा रही हो ना तुम, बहुत जल्द ये तुम्हारी अकड़ निकाल दूंगा। ये कहकर वो इसके ऊपर झुका ही था जब अगले ही लम्हे इसके पास पड़ा गुलदान उठाकर अलवास के सर में मारा था। वहां से भागने लगी थी जब इस शख्स ने सर पर हाथ रखते हुए इसे पीछे की तरफ धक्का दिया था। इसका सर टेबल पर लगा था। इसे हर चीज घूमती हुई नजर आ रही थी। अलवास कमरे को लाख लगाता हुआ बाहर आ चुका था, लेकिन इसके हाथ खून से भर चुके थे। अपने लाल होते हाथों को देखकर, अपने चकराते सर को देखकर वहीं लाउंज में बैठ चुका था। इतने में आलियान वहां पर आया और अलवास की यह हालत देखकर परेशान हो गया। कहने लगा, अलवास ये क्या हुआ है तुझे? उठ, बैंडेज करवा के लाता हूँ, जल्दी कर। वो इसे अपने साथ लिए अस्पताल आ चुका था। कहने लगा, ये सब कुछ कैसे हुआ है? वो खामोश था। कहने लगा, कुछ नहीं, बस गड़बड़ हो गई है। वो कहने लगा, मुझे मालूम है, जो तू गिरा है तो
एक एक तो इस लड़की के साथ गलत कर रहा है। अलवास ने इसकी बात सुनकर माथे पर तबेरी चढ़ाए कहने लगा, तू कौन होता है मुझे ये बताने वाला कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। वो कहने लगा, तुझे पता है, इस वक्त सारा मीडिया बाहर इकट्ठा हो चुका है, सिर्फ तुझसे ये पूछने के लिए कि ऐसी छोटी सी चोट कैसे आई। जब तेरी जिंदगी में छोटा सा कोई बदला आता है तो पूरे मीडिया पर यह बात फैल जाती है। तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की हुई है, इसे जलील करके रखा हुआ है। सोच, जिस दिन वो लड़की तेरे जंगल से आजाद हो जाएगी, वो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो हंसता हुआ कहने लगा, कुछ भी नहीं करेगी, तुम टेंशन मत लो। मैं इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि वो किसी के सामने जाकर मेरा नाम ले। देख लो अलवाज खान, वो एक मासूम लड़की है, इसके साथ तो गलत कर रहा है, इसके साथ ऐसा मत करो। छोड़ तू इसे, वो नरमी से बोल रहा था। कहने लगा, नहीं, तुझे भी अय्याशी कर से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही लम्हे वो इसे पीछे की तरफ धक्का देता हुआ कहने लगा, क्यों मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो? हमेशा मेरे करीब रहना। मेरे पास रहा कर। वो मुस्कुराते हुए बोले जा रही थी। वो निगाहें उठाकर इसकी चेहरे की तरफ देख रही थी। एक लम्हा था जब वो शख्स को टूटकर चाहती थी, इसे इस कदर मोहब्बत करती थी कि इसे हासिल करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकती थी। लेकिन आज सामने खड़े इस मर्द से इसे नफरत महसूस हो रही थी। इसका छूना, इसका करीब आना, हर चीज इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसने अलवास को पीछे की तरफ धक्का दिया। रोती हुई कहने लगी, मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, इतना बड़ा गुनाह नहीं था। मैंने ये सब कुछ तुम्हें बदनाम करने की गर्ज से नहीं किया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो कहने लगा, अगर तुम मीडिया तक पहुंच गई थी अलवास खानजादा को बदनाम करने के लिए, सारी हकीकत बताती या थोड़ी हकीकत, लेकिन अब मैं भी तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो हंस रहा था। कहने लगा, तुम्हें पता है, मैं बदला लेने पे आता हूँ तो भूल जाता हूँ कौन मेरे घर की इज्जत है और कौन गैर लड़की। कोई मर्द मेरे सामने, औरत या कोई भी, तुमने भी अपने साथ यही किया। बुलाओ, अपने दोस्तों को कॉल करूं? वैसे भी तुम्हें ज्यादा मर्दों के साथ। इसका ये कहना था कि इसकी अधूरी बात पर ऐमन ने जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। कहने लगी, खबरदार, जो मस्जिद तुमने किसी किस्म की बकवास करने की कोशिश की। वो कहने लगा, रुको, बुलाता हूँ। अपने मोबाइल पर कॉल करने लगा। वो चिल्लाती हुई कहने लगी, खबरदार अलवास खानजादा, तुमने मेरे किरदार के बारे में कोई बात करने की कोशिश की या किसी ने तुम्हारी वजह से मेरे किरदार पर उंगली उठाई तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। खबरदार, जो तुमने अपने दोस्तों को कॉल करके, वो चिल्लाते हुए बोले जा रही थी। लेकिन अलवास खानजादा इसे खुद से दूर धक्का धक्का देता हुआ कहने लगा, तुम्हें मैं नहीं बख्शूंगा। अलवास खानजादा बदना को बदनाम किया है तुमने। इसके दिमाग पर सिर्फ अपने बदले का जुनून सवार था। वो कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं माफी मांग रही हूँ। ऐमन को अब एहसास हो चुका था, इसने सच में अलवास खानजादा से पंगा लेकर किस कदर बड़ी गलती कर दी थी। वो इसे किसी तौर पर बख्शने को तैयार नहीं था। वो इसके पाँव में गिर गई थी। रोती हुई कहने लगी, हाँ, मैं सारे मीडिया के सामने जाकर बोलूंगी, मैंने झूठ बोला था। मैंने तुम पे इल्जाम लगाया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो रोते हुए बोले जा रही थी। वो दुरुस्त गीली रेत पर चलते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हाथ में आइसक्रीम पकड़े वो अलवास के साथ बातें किए जा रही थी। मुस्कुराती हुई कहने लगी, आपको पता है, मेरे पास बहन भाई नहीं है, लेकिन आपसे मेरी लाइफ में आए हैं। मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगी हूँ।
पहले तो मुझे इतना बोर फील होता था। पहले आप कहाँ थे? बातें करते करते पता ही ना चला कि अचानक अलवाज ने एमन के हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। इसका ये रूप देखकर एमन थोड़ी घबरा गई। अपना हाथ पीछे की तरफ करने की कोशिश करने लगी। वो कहने लगा, क्या हुआ है? वो कहने लगी, प्लीज मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, प्लीज मुझसे दूर मत जाएं, चाहे करो। एमन एमन, तुम्हें पता है मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। बहुत ज्यादा मोहब्बत। इसकी बात से सुनकर एमन के लबों पर मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कहने लगी, अलवाज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है मेरे पास आपके लिए ऐसे किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं है। वो कहने लगा, तो फीलिंग्स पैदा करो ना, महसूस करो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं पागल हो जाता हूँ। इतना वक्त देता हूँ, इतना टाइम देता हूँ, तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ। बस यही वजह है कि तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, टूट कर चाहता हूँ। फौरन ही अपना हाथ पीछे खींच खींच गई। कहने लगी, अलवाज, आपके साथ ऐसी किसी किस्म की फजूल बातें नहीं करनी। प्लीज मुझे वापस घर जाना है। एमन का ये रवैया देखकर वो परेशान हो गया। अलवाज इसको बदलता रवैया देखकर अपनी बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वो कहने लगा, ठीक है। एमन, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि चलो, तुम्हें तुम्हारे घर वापस छोड़ देता हूँ। एमन के मुंह पर 12 बज चुके थे। वो अलवास ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी में आकर बैठी। दोबारा इन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई। जब घर में दाखिल हुई तो इसकी मामा बाबा इसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो चुके थे। कहने लगे, एमन बेटा, तुम्हें क्या हो गया? वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस मैं थक गई हूँ, नींद आई हुई है, बहुत ज्यादा सोना चाहती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। इसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। बार बार इसके कानों में अलवास की बातें गूंज रही थीं। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। इसके सामने इसने जैसे ही बिहेव किया था, लेकिन ये चीज इसे खुद भी महसूस होने लगी थी। जैसे ही अलवास से मोहब्बत करने लगी है, वक्त गुजरता जा रहा था। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही थी और इस मोहब्बत में वो दोनों बहुत आगे निकल चुके थे। जैसा जैसा अलवाज इसे कहता गया, वो वैसा वैसा करती गई। वो सब कुछ भूल चुकी थी कि क्या ठीक है क्या गलत। अपनी माँ बाप को धोखा दे रही थी, इसे कुछ याद नहीं था। हर वक्त अलवाज की सोचों में घूम रहती थी। इसके साथ देर तक घर से बाहर रहती थी। रात का वक्त था। जब वो घर में दाखिल हुई तो सामने ही इसके बाबा खड़े हुए थे। कहने लगे, एमन बेटा, मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। देखो बेटा, बाकी सब तो ठीक है, तुम अलवाज को पसंद करती हो, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी भी करवा देता हूँ। मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, लेकिन अलवाज अब सियासत में जा चुका है और सियासत वाले लोग अच्छे नहीं होते। इस वजह से मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इसे दूर रहो। अपने बाबा की बात सुनकर वो हैरत से कहने लगी, बाबा जी, क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहने लगी, देखो एमन, मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मुझे मालूम है तुम अलवाज अलवाज से मोहब्बत करती हो। मैं मैंने खुद तुम्हें इजहार करते हुए सुना है। अपने बाबा की तरफ देखने लगी। कहने लगी, हाँ बाबा, इंसान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं। मुझे मोहब्बत और शादी करनी है तो सिर्फ अलवास के साथ ही इसके अलावा मैं किसी और के साथ शादी भी नहीं करूंगी। वो कहने लगे, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। खुद ही तुम इस चीज से पीछे हट जाओ। मैं कभी भी तुम्हारी अलवास के साथ शादी नहीं करवाऊंगा। अलवास खान ज्यादा, तुम अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा, तुम खुद दूर रहो। लेकिन
अहमद की तो अपने बाबा की बात सुनकर गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में अपने कमरे में चलेगी, कहने लगी, मुझे आप लोगों के साथ बात ही नहीं करनी। आज तक आप लोगों ने मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इसके बाबा इससे पीछे से बुलाते रह गए। 2-3 दिन के बाद इसके बाबा का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें वो अपनी जान की बाजी हार चुके थे। ये लम्हा दोनों माँ बेटी के लिए कियामत से कम नहीं था। दोनों बिल्कुल टूट कर बिखर चुके थे। इस वक्त वो काफी हद तक समझदार भी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इसकी आंखों पर अलवास की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। रात का वक्त था। वो मुसलसल अलवास के नंबर पर कॉल किए जा रही थी। जब इसके बाबा के इंतकाल के बाद 2-3 बार ही आया था, जबकि इसके बाबा काफी बार यहाँ आ चुके थे, लेकिन वो इसे कतराता फिर रहा था। जैसे इसे कॉल करती, कॉल कट कर देता। मिलने का कहती तो कहता, बिजी हूँ। तुम्हें पता है सियासत में कितने इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से मैं तुमसे मिल नहीं सकता। सामने पेश करोगे मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। तुमने मेरे साथ निकाह किया था। वो रोते हुए बोले जा रही थी। वो कहने लगा, मैं नहीं मानता इस निकाह को, आई समझ। ये कहकर इसके बाजू से पकड़ा लाकर कमरे का दरवाजा बंद करने लगा। वो रोते ससकते इसकी तरफ देखे जा रही थी। कहने लगी, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जो मेरे लिए तकलीफ का बाइस बने। वो कहने लगी, जितनी तुमने मुझे तकलीफ और अजियत दी है ना, मैं वो नहीं भूल पाता। तुम कहती हो तुम्हें अजियत और तकलीफ ना दूं। वो इसकी तरफ देखकर हंसने लगा। वो घबरा चुकी थी। कहने लगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मासूम सी लड़की की तरफ देखे जा रहा था। इतने गुस्से में आकर बर्बाद किया था। वो अब गुस्से में आकर इसे बड़ी बड़ी बातें बातें करने पर तुला हुआ था। वो एकदम से उठकर अलवाज के सीने से लग गई। कहने लगी, तुम्हें पता है मैं बहुत छोटी सी थी, सबसे मोहब्बत करने लगी हूँ। अलवास, मैं तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। मुझे सिर्फ इज्जत और तकलीफ थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। फरफराते हुए बोले जा रही थी, लेकिन अलवाज ने इसकी किसी के बात का जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर चला गया। अपने बालों को मुठ्ठियों में दबोचे चलाते हुए कहने लगी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इसकी पूरी चीखें कमरे में गूंज रही थी। इसका पूरा वजूद कपकपाने लग गया था। रोते चीखते बेहोश हो चुकी थी। जब दोबारा ऐसे अलवाज के कमरे में दाखिल हुआ, इसे बेहोश हुआ देखकर थोड़ा परेशान हो चुका था। जल्दी से इसे अपने बाजू के आसार में उठाया लेकर अस्पताल आ चुका था। इसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जैसे ही इसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर कहने लगे, ये मामा बनने वाली है। सुनना था कि वो हैरान हो गए। कहने लगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये झूठ है। डॉक्टर कहने लगे, क्या हो गया है, आपकी क्या लगती है? वो कहने लगा, वाइफ लगती है। डॉक्टर इसे अच्छी तरह पहचानती थी, लेकिन दोबारा कोई बात नहीं कही। कहने लगी, देखें, ज्यादा टेंशन परेशानी की कोई बात नहीं, आप इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। वो इसे लेकर घर आ चुका था, लेकिन अजीब सा इससे महसूस हो रहा था। जैसे ही इसको होश आई तो रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दे अलवाज, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। जो कुछ मैंने किया, जहाँ मेरी गलती थी, मैं हर चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। खुदा के लिए मज़ीद आपकी दी गई अज़ियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी आंखों में मुसलसल आंसू बह रहे थे। अलवाज़ ने इसे सीने से लगाया। कहने लगा, हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन शायद इंतकाम की आग में बहुत आगे बढ़ चुका था। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये कहकर इसकी पेशानी पर बूसा दिया और मुस्कुरा दी। बाद में इसने बताया, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा, तुम्हारी मम्मा इस हालत में ही पड़ी हुई थी, और जिन्होंने ये सब कुछ करवाया था, इनको भी सजा मिल चुकी है। वो तुम्हारे बाबा के दुश्मन थे। इसे अपनी मम्मा के मरने का बहुत दुख था, लेकिन वक्त के साथ साथ अलवास के साथ सब कुछ ठीक हो गया।